अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? फ्रेंड, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँ। बेसिकली आज मेरे राइट साइड पे एक साहब है और एक लेफ़्ट साइड पे है। बेसिकली एक समझ लें कि एक इलीगल तरीके से यहाँ पे आए हैं और एक लीगल तरीके से यहाँ पे आए हैं। मैं आप इन दोनों फ़र्द की आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि इन लोगों को कैसे, किस तरह इन्होंने वीज़ा लिया और कैसे ये यहाँ पे पहुँचे, और ये किस तरह इन्होंने बॉर्डर के थ्रू और किस तरह रास्ते इन्होंने, मुश्किलात इन्होंने जो देखी वो देख के ये यहाँ पे पहुँचे। तो आपको नाम बताना, मेरे ख्याल में अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इनके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना नाम भी बताएंगे और पूरी डिटेल बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो पहले शुरू करते हैं हम इन साहब से कि ये कैसे यहाँ पे आए, इन्होंने क्या क्या परेशानियाँ देखी और कितने पैसे इनके लगे यहाँ पे तुर्की पहुँचने के। तो बताएं सर अपनी पूरी डिटेल, जो आपके साथ हुआ, आपने कहाँ का वीज़ा लगवाया, कैसे आप आए, ये अपनी पूरी डिटेल आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट दफ्तर गया हूँ। उधर से मैंने पासपोर्ट लेके तो ईरान का जो एम्बेसी है वो लाहौर में है, तो जाके मैंने वीज़ा लगवाया है। वो वीज़ा तकरीबन मेरा लग गया है 4725 रुपये में। तो वीज़ा लगवाने के बाद फिर मैं ईरान खुद ही अकेला ही निकला हूँ घर से। तो ताफ्तान बॉर्डर पे आना पड़ता है, उधर से इजाज़त लेके ईरान से फिर जदान आता है बंदा। जदान से फिर तेहरान तक आना पड़ता है, तब तक आप लीगल हो, क्योंकि आपके पास ईरान का वीज़ा है। तो आप खुशी खुशी आ रहे हैं, एंजॉय करते आते हैं। तो उसके बाद जब आप एजेंटों के पास चले जाते हैं तेहरान से आगे, तो वो एजेंट जैसा सलूक आपसे करते हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। जिधर आपको रखते हैं वो आपको उधर ही रहना पड़ता है। तो भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है, सब कुछ आपके फिर ज़िंदगी के साथ साथ वो जैसी आपकी ज़िंदगी चलाएंगे वैसी ज़िंदगी चलेगी उधर। ठीक। तो जब आप जंटों के पास चले जाते हैं, तो जंटों के पास जाने से फिर आपको वो लेके आते हैं तुर्की के बॉर्डर पे। तुर्की के बॉर्डर पे जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 1-2 दिन रुकना पड़ता है। तो फिर जब मैं आया हूँ तब तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बर्फ़बारी थी। तो पहले दिन हमें गेम पे निकाला उन्होंने, लेकिन उनको आगे से सिग्नल नहीं कुछ मिला। तो सिग्नल ना मिलने की वजह से वापस फिर वो हमें पीछे ईरान की तरफ ले गए हैं। तो दूसरे दिन फिर एक दिन हम उधर ही सोए हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी उधर। तो उसके बाद जब हम आए हैं ना दूसरे दिन बॉर्डर की साइड पे, तो बॉर्डर हमने क्रॉस किया उधर से। बहुत ज़्यादा तारे लगी हुई थी, बहुत शदीद किस्म का ना उन्होंने बॉर्डर को सील किया हुआ है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हाथ भी दोनों तकरीबन तारे पकड़ने से ख़राब हो गए थे, अभी कुछ बेहतर है। तो जो गुजर गया वो गुजर गया, जो पकड़ा गया उसको मार भी पड़ती है और नंगा करके ईरान वापस भी भेज देते हैं। तो तकरीबन इसमें जो जब आप अमान शहर में आ जाते हैं ना, वहाँ पे आपको पेमेंट फिर देनी पड़ती है। तो पेमेंट में ये होता है, कोई $1000 में बुक होता है, तो कोई 500 में, कोई 600 में, कोई 700 में, 800 में, जिस तरह का किसी के पास एजेंट हो। तो मेरे तो कम ही पैसे लगे, इतने ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि मैं ईरान वीज़े के ऊपर आया हूँ। तो ईरान वीज़े के ऊपर आने की वजह ये है कि तेहरान तक आप लीगल आते हैं, फिर उसके बाद आपकी डंकी शुरू होती है। तो अमान शहर से फिर हम आए हैं अनकरा। तो अनकरा से फिर मैंने टैक्सी करवा के तो फिर इस्तंबुल आप बैठे होंगे आपके सामने। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो रास्ते में आपने जो परेशानियां देखी हैं, आपने मुझे बताया था, मेरी जब आपसे बात हुई थी आपने मुझे बताया था कि 1 या 2 दिन आपको एक, मेरे ख्याल में कोई बहुत छोटा सा कमरा था जहाँ पे आप और एक आदमी आपके साथ था। तो वो ज़रा मुझे बताएं कि वहाँ पे वो कैसा, आपको क्या लगा आपको कि यार ये मैं किस जगह पे, मुझे यहाँ पे इन्होंने वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो जिधर रखते हैं ना वो बहुत सारे गंदे कमरे होते हैं। नीचे लेटने के लिए बहुत गंदा सा सिस्टम है, क्लीन है उनके, उधर ही आपको लेटना पड़ता है। तकिए वगैरह कोई नहीं होते उधर, वो आपको बैग नीचे रखना पड़ता है सर के नीचे सोने के लिए। उसके बाद का जो है ना वॉशरूम का सिस्टम, वो बाहर ही आपको जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कमरे में नहीं रखा होता। ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से आपको वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक। अच्छा, और मुझे आपसे ये भी पूछना था, आपने मुझे गालिबन बताया था कि मेरे हाथ जो हैं, मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, तो वो
क्रॉस करते वक्त मेरे वो ग्लव्स भी उतर गए। तो उसके बाद आपके हाथ की पोजीशन क्या थी? क्या आपने बताया कि मेरे पूरे ब्लड मेरे कपड़ों पे लग गया? वो मेरा बहुत सारा ब्लड ना निकला है, वो हाथों को चोट इसी तरह की लग गई थी। ना ही उस टाइम कोई कोई चीज़ होती है पट्टी वगैरह करने के लिए, ना ही उस टाइम कोई आपके पास इस तरह की चीज़ है। मेरा बैग था वो भी गुम गया बॉर्डर के ऊपर ही। ठीक। तो वो फिर मैं अपनी जैकेट के साथ ही दबाता रहा हूँ हाथों को, हूँ काफ़ी हाँ। निकला फिर उधर। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल टाइम था, ज़िंदगी का ना बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। तो आप मुझे मेरे जो फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं जो लोग यूट्यूब देखते हैं, आप क्या उनको ये मशवरा देना चाहेंगे कि ये लोग जो एजेंटों के थ्रू यहाँ पे आते हैं, क्या आया उन्हें इस तरह का ये रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि जो रास्ते में परेशानियाँ, तकलीफ, दुख, खाना पीना, और मेरे सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पे कई माओं के बच्चे जो है उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और कोई उठाने वाला भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे जो यूट्यूब वाली फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? सर मैं आपके यूट्यूब के हवाले से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई आना चाहता है तो वो लीगल आए। लेकिन मैं इधर ये बात ज़रूर करूँगा कि जो बाहर होते हैं ना लोग, उनको ये ज़रूर चाहिए कि जो आपके कज़न वगैरह या भाई वगैरह आपके पाकिस्तान में, उनकी हेल्प ज़रूर किया करें। क्यों कि पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस टाइम। ठीक। तो जो अगर पाकिस्तान से आपका कोई दोस्त या कज़न कोई आपको कॉल करता है यार मेरी हेल्प करो, तो यार पाकिस्तानी हो के ज़रूर हेल्प किया करें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस टाइम कंडीशन ख़राब है। तो आपकी मेहरबानी, आपके चैनल के थ्रू से ये बात मैं ज़रूर बहुत करूँगा शुक्रिया कि आपका। हेल्प ज़रूर किया करो यार। क्योंकि उधर के हालातों का जो बाहर हैं वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मशवरा ज़रूर देंगे जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो लोग देखते हैं प्रदेश को और बाहर ये सोचते हैं कि शायद अगर हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे तो शायद हम लोग भी बिल्कुल एक अच्छी हमारी जो है वसाइल हमारे अच्छे हो जाएंगे। आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? आप भी आखिर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं और तकलीफ परेशानी, और आपको ये भी एक खौफ रहता है कि कल को फिर भी हम पकड़े ना जाएं। आप वो लोगों को क्या क्या मशवरा देंगे कि क्या वो आए यहाँ पे? अगर आए तो क्या ये वाले रास्ते से आए या बिल्कुल लीगल वे से आए वो लोग? भाई ये इधर यही मैं मशवरा दूंगा सब जो दोस्त वगैरह देख रहे हैं वीडियो को, आना लीगल चाहिए। लेकिन इंसान पाकिस्तान में इतना मजबूर हो जाता है कि उसकी मजबूरी उसको डंकी लगाने पे मजबूर करती है। उसकी वजह ये होती है जो खाला के बेटे, मामू के बेटे बाहर होते हैं ना, जब इंसान उनको कॉल करता है ना यार मैं दुबई आना चाहता हूँ, तो वो कहता है भाई इधर नहीं आओ। ठीक है भाई उसकी जो जिंदगी आपने डेड कर दी। उसको कहते हैं दुबई तो पानी भी पैसों से लेके पीना पड़ता है। भाई जिधर तू पी रहा वो आएगा तो वो भी पिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, उसकी जिंदगी को डेड नहीं आप करो। ठीक है। उसको अच्छा मशवरा दो। ठीक है यार आप लीगल किसी कंट्री में, दुबई, मस्कत, सऊदीया, तुर्की में, इटली, जिधर भी हैं आप, जी उसको उसकी जिंदगी को डेड नहीं करे ये बात करके भाई इधर पानी भी पैसों से लेना पड़ता है, भाई इधर बहुत मुश्किल है, इधर दिहाड़ी नहीं लगती। भाई नहीं, उसका हक बनता है। उसको अच्छा रास्ता भी दो, उसकी हेल्प करो, उसे पैसे लगा के किसी कंट्री में लीगल आप सेट करवा दो। जी ठीक है। और आप ये भी बताएं कि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो लोगों को इनलीगल्स यहाँ पे लोगों को यहाँ पे पहुँचाते हैं, क्या आया मेरे सुनने में आया वो लोग जब पैसे नहीं मिलते, जैसे आप कह रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सुनने में ये भी आया कि जब आप लोग पैसे नहीं पे करते या आपकी पेमेंट थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो क्या वो लोग आप पे कोई तशद्दुद वगैरह भी करते हैं या कोई ऐसा भी? क्योंकि मेरे सुनने में आया ये, तो अब आप मुझे बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं, आप उस सिचुएशन से गुजर के आए, आया क्या होता है? मैंने जब ये सिचुएशन से गुजरा हूँ ना, तो लेकिन मैंने इस तरह का मामला नहीं देखा कोई कि किसी को मार पड़ते नहीं देखा। सुना है रास्ते में, ये सुनते जरूर आए हैं कि आपकी पेमेंट लेट होगी तो आपको मार पड़ेगी। ठीक वो है। प्रेशर डालने के लिए आप कहते हैं ये सच्ची में मारते हैं, लेकिन ये मैंने आंखों से नहीं देखा। ठीक है। लेकिन सुनते जरूर आए हैं ये बात। ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ये एक जो दोस्त समझ लें, भाई समझ लें, ये एक इनलीगल तरीके से आए थे यहाँ पे, और जो परेशानी इन्होंने गुजारी है, जो इन्होंने वक्त गुजारा है, और जो इनके हाथ की सिचुएशन थी, वो इन्होंने मुझे एक पिक्चर सेंड की थी, मैंने जब देखा था। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये एक जो फ्रेंड्स है मेरे, इन्होंने अपनी पूरी आपको दास्तान अपनी सुनाई है। अब ये मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है। ये बेसिकली लीगल यहाँ पे आए हैं, अपना वीज़ा लगवा के आए हैं। अब इनकी तफसील जो इनके बारे में, इन्होंने कैसे वीज़ा लगवाया, कितने पैसे इनके लगे, ये कैसे यहाँ पे आए, और इन्होंने TRC भी अप्लाई किया है, अब इनकी ज़ुबानी हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं।
तो सर आप ज़रा बताएं अपने बारे में सारी डिटेल कि कैसे और क्या प्रोसेस है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, सब फ्रेंड्स को मेरा सलाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जो सर ये जो मैं देखा, मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है कि यार डिंकी लगाना, मैं कहता हूँ यार पता नहीं कौन से लोग हैं जो डिंकी लगाने के लिए इतना जी कह देते जी हमने डिंकी लगा के जाना है। जी तो मैंने ये भी सुना कि जी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लगा के डिंकी के जरिए जा रहे हैं। अब ठीक है। मैंने वहाँ पे खुद अपना सारा ना वीज़ा का प्रोसेसिंग खुद मैंने किया है। ठीक है। तो मेरा टोटल खर्चा तकरीबन 75,000 हुआ है, टोटल खर्चा मेरा। टोटल आपका एक्सपेंस। जी ठीक बिल्कुल, है। क्योंकि जिसमें से 17-18 हज़ार मेरा एम्बेसी की फीस है, जी ठीक है। 5,500 इंश्योरेंस का है, ठीक है। और आपने जो पासपोर्ट बनवाना है वो है, ठीक है। और जो आपने टिकट लेनी है जो 40-50 का राउंड बोर्ड इतने की डेफिनेट वो हाँ, कराची से सस्ती मिल जाती है। हाँ ठीक बिल्कुल है। ठीक बिल्कुल। है। लास्ट मेरी 40,000 की भी मुझे मिली थी। जी ठीक है। तकरीबन अगर सारा खर्चा राउंड बोर्ड करें तो तकरीबन 80,000 मेरा आई थिंक का बन जाता है। ठीक है। तो अच्छा ही बात तो वही है ना कि आप लीगल तरीके से आए हैं। आप इधर अगर बाहर घूमते हैं, तुर्की में आते हैं, तो आप घूमते हैं फिरते हैं, आपको टेंशन नहीं होगी कि पर यार खौफ मैंने नहीं होता। बिल्कुल। तो और खुद को प्राउड भी होता है कि भाई मैं जी लीगल जी आया हूं। बिल्कुल 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 सही कह और रहे जो हैं। अनलीगल आए हैं वो जो अपने घरों में रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं, बाहर जी बाहर कुछ लेने नहीं जाते, बाजार में कुछ चाय पानी पते अगर कुछ बाजार से भी जाए वो भी नहीं जाते कि नहीं जी हमें बाहर पुलिस वाले पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और कई दोस्तों के साथ ऐसा हो भी गया, मैंने सुना भी है और देखा भी है। जी ठीक है। लास्ट टाइम हमारे बिल्कुल लेबर साल में वो अनलीगल रह रहे थे, उधर जी पुलिस की रेड पड़ी है तो वो सबको ले गया और डिपोर्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है। और वो तकरीबन 1 मंथ ही सिर्फ रहे हैं। अच्छा अच्छा अब वो अच्छा। 1 मंथ रहे हैं और उन्होंने 3-3 लाख रुपए लगा के आए हुए हैं। ठीक है। अब मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार अगर लीगल लाते आप बड़ी चाल मारो, 2 लाख रुपए खर्चा आ जाना था, जी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी लगाते ठीक है। तो आप वैसे आ जाते। जी हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। अच्छा। मैंने कहा आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, आप किसी भी एजेंट के पास जाएं, वो 15,000 रुपए की 15,000 के ना आपको फाइल फाइल तैयार कर करके दे देते हैं। बिल्कुल। आपने वही फाइल एम्बेसी में जमा करवा देनी है, ठीक है। और ठीक 20-25 दिन बाद आपका वीजा लग के आ जाना है। ठीक है। और जैसे वीजा लग के आ जाना है, आप टिकट परचेज करें और फ्लाई कर लें इधर के लिए। ठीक है। मैं मैं तो उन लोगों को यही समझाऊंगा कि अनलीगल की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। जी आप लीगल आए, किसी भी एजेंट के पास जाएं, फाइल तैयार करवाएं कि जी 15,000 मैक्सिमम 15,000 ले हाँ, लें। हाँ, आपकी मादरे के साथ मैं जी, जी। बात कट करता हूँ। इधर मैं एक बात जरूरी है आपके YouTube चैनल के थ्रू से कहना चाहता हूँ, जो सरकारी ओहदों की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, जी। कम से कम उनको भी चाहिए। जो हाँ। बंदा जाता है ये तुर्की के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, अगर कोई गरीब आदमी चला जाता है तो वो नहीं करवा सकता। जी, क्यों? ठीक है। वो सरकारी ओहदे की जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, जी। वो आपको इस तरफ जाने नहीं देते, वो पैसे मांगेंगे या उसका प्रोसेस पूरा ही नहीं होने मैं देते। समझ गया वो आपकी बात। मजबूर हो किस साइड पे, बिल्कुल टंकी की बिल्कुल साइड ये पे आपकी आके बात भी वो- ठीक है। ये आपकी बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाई मैं यही आपकी बात बता, आप जो कह रहे हैं कि जी गरीब बंदे का साहस नहीं करते, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कहाँ पे साहस नहीं करते? कि ये एम्बेसी में साहस नहीं करते, या आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने में पासपोर्ट वाले जी वो आपको सही तरह से गाइडेंस नहीं करते? कौन से लोग जो ऐसे हैं जो आपको जी तंग करते हैं, जी ऐसे कहते हैं जी ये होगा या वो होगा, या हमें कोई रिश्वत दे, या जी काम हमारा सही तरह से नहीं हो रहा? जी। ऐसे कौन लोग हैं? मुझे तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो इनका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के कुछ इदारे जो हैं जी, जी। वो इस तरफ तवज्जो दे तवज्जो दें। ताकि हाँ, जो इनलीगल्स आ रहे हैं इस चीज को रोका जा सके बिल्कुल। और लोगों को लीगल की तरफ ज्यादा मुतवज्जह किया जाए ताकि आप लीगल तरीके से आ सके। सर कोई आसानियां होनी चाहिए, आसानी पैदा होनी आसानी चाहिए। पैदा होनी चाहिए। आसानी ये पैदा जो होनी चाहिए। डंकी लगाने का सोचता है वो नहीं सोचे, ठीक है। वो बिल्कुल इस साइड से खत्म हो खत्म जाए हो और जाए। लीगल तरीका ही अपनाए। लीगल तरीका उसके अपनाए। प्रोसेस है जो उसको आसान किया जाए। आसान किया जाए। आसान बिल्कुल, किया ये आपकी जाए। बात बिल्कुल अच्छी है। तो सर आप मुझे बताएं कि आप जब यहाँ पे आए हैं जी, तो जी। आपने आते साथ पहला काम यहाँ पे क्या किया आपने, यानी कि आपने अपना जो अप्लाई किया भी आपने मुझे बताया था, उसका जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी मैंने आते तकरीबन 2-4 दिन उधर गुजारे हैं, उसके बाद फिर मैंने टीआरसी के लिए अप्लाई करवा दिया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने खुद ये सारी चीजें खुद करवाई हैं, तो 3,000 रुपये मेरा ना 3,000 लीरा खर्चा है। ठीक है। ठीक है। अगर इधर में जो एजेंट के चक्कर में पड़ता वो जी कोई $500 मांग रहा है, कोई $600 मांग जी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है एजेंट हाँ, यहाँ पे, ऐसे फिर ही मैंने है। ये सारी चीजें तो खुद करवाई हैं, तो बहुत मेरा अच्छा किया। 3,000 मेरा खर्चा है टोटल। ठीक है। तो अभी तकरीबन मेरा 25 दिन बाद मेरा टीआरसी बन के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप खुद सारे काम करें वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, आपका बहुत अच्छी खर्चा बात। काम होगा। जी, बिल्कुल। अगर आप एजेंट के चक्रों में पड़ेंगे ना, तो जी अगर आप वीजे के हवाले से जाएं वो भी आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर आप ये टीआरसी के हवाले रेजिडेंट कार्ड के चक्कर में पड़ेंगे वो भी आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल।
मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने हाथ से खुद सारा काम करें। एक तो आपको नॉलेज भी होगा और एक आपको पता होगा कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हैं। ठीक है। और आप ये मशवरा देना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में लोग बैठे हुए हैं जी। कि वो लीगल तरीके से यहाँ पे आए, लीगल तरीके से यहाँ पे रहें और लीगल तरीके से अपने हाथों से खुद सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जी, जी, और वो बिल्कुल। अप्लाई करें टीआरसी को। जी। लेकिन ये है कि जो इनलीगल्स आते हैं, आप उनको ये मशवरा देंगे कि वो कभी भी ये कदम ना उठाएं, मजबूरी के तहत भी ना उठाएं, क्योंकि जिंदगी मैं आपको ये बिल्कुल मैं अपनी वीडियो में ये बता रहा हूं, जिंदगी अल्लाह ताला सिर्फ एक दफा देता है बिल्कुल। और ये जो रास्ते हैं ये वो बहुत खतरनाक है। एजेंटों का काम है लोगों को सुनहरे बाग दिखाना कि वहां पे ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज भी मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि ये भाई लीगल है, ये भाई इनलीगल है, लेकिन उनकी जो पॉइंट है वो भी आपने सुननी है। वो बिल्कुल अपनी जगह राइट है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी वो आसानी कर दें ताकि ये लोग जो इनलीगल आते हैं वो लीगल तरीके से आए, और लीगल वाले ये चाहते हैं कि हम कभी भी इनलीगल का रास्ता ना अपनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। आप लोगों ने माशाल्लाह मेरे व्यूज़ को बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी है। अगर वो कोई कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे या मुझसे कोई मशवरा लेंगे, मैं उन्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो इसलिए लेके आता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आपको कुछ पूछना हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सिर्फ दुआ कर दिया करें हमारे लिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।